सर हिंदी भी शुरू करेंगे अपन, तो ये सब शिवनी उन्हीं तक एमपीएमपी तक जाता है। मोबाइल सबके साइलेंट कर दीजिए, मोबाइल बजना नहीं चाहिए। ओके स्टार्ट करते हैं। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है भजनी फ्रैक्चर ऑर्थोपेडिक क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर रविंद्र भजनी, जो कि आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। डॉक्टर भजनी सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हाँ भजनी सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो विंटर सीजन जो पर्टिकुलर चल रहा है, इसमें देखा कि काफ़ी ऑर्थोपेडिक जो प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे आपका ऑस्टियोपोरोसिस है, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस है, और हड्डी के कई तरह के विकार, स्टिफनेस, ये काफ़ी बढ़ते जा रहा है। तो आप ये बताइए किस तरह के पेशेंट्स अपने क्लिनिक में विजिट कर रहे हैं, उस बारे में बताइए। अभी इस ठंड काले में यूजुअली जॉइंट का पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पेशेंट का, तो इसके कारण अपने पास में ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इनके ज़्यादातर पेशेंट आते हैं। जो पेशेंट को बैकएक वगैरह रहता, या तो जिनको पहले कभी तो भी फ्रैक्चर हुआ है, जॉइंट में प्रॉब्लम हुआ है, ये भी पेशेंट की तकलीफ इस ठंड काले में बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड के पेशेंट हमारे पास इस वक्त ज्यादा आते हैं। सर आमतौर पे ये भी देखा गया है कि जब कोरोना पीक पे था, उसके बाद में जब ये प्रोसेस चला, मतलब यंगस्टर्स लोगों में एविस्कुलर नेक्रोसिस जिसको कहते हैं, हाँ। इसके भी प्रमाण काफी बढ़ गए थे बीच में। तो आप बताइए कि ये ऐसे जो यंगस्टर्स है, ये किस तरह के प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं? इस बार अभी ऐसे कोरोना में क्या हुआ कि स्टेरॉइड बहुत देना पेशेंट को जरूरी था कोरोना पीरियड में। तो स्टेरॉइड एक उसका साइड इफेक्ट ऐसा है कि अपने जो सांधा रहता, हिप जॉइंट जिसको बोलते, उसका जो ब्लड सप्लाई होता है वो स्टेरॉइड के कारण कम हो जाता। तो उसका ब्लड सप्लाई कम हो जाने से अवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड बोलते हैं। तो ऐसे काफी पेशेंट अभी यंगस्टर्स जिनको कोरोना हो गया है और जिन्होंने स्टेरॉइड ले लिया है, उनको ये बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई पड़ रहा है। हड्डी का जो बैरोमेट्रिक प्रेशर जो बोलते हैं, जो अभी हड्डी में जो घिसा आ रहा, हेड ऑफ फेमर जिसको बोलते हैं, हाँ। इसकी भी प्रमाण काफी बढ़ रहा है। ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती, ब्लड सप्लाई का अवरोध होता। तो आप बताइए किस तरह के ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं आपके सामने? बस यही कि अभी अवास्कुलर नेक्रोसिस फीमोरल हेड होने के कारण उनको जॉइंट की जो मोबिलिटी रहती है एकदम कम हो जाती, बहुत ज्यादा दर्द रहता, और फिर चलने में लंगड़ापन आ जाता है पेशेंट को, और सह नहीं सकते वो जो दर्द होता। इसके कारण ये पेशेंट हमारे पास में आते हैं, तो डायग्नोसिस एमआरआई में उनका हो जाता है कि उनको अवास्कुलर नेक्रोसिस है। तो या तो उनको फिर ऑपरेशन की जरूरी पड़ती है, या तो फिर दवा से, अगर इनिशियल स्टेज में होगा ग्रेड 1 ग्रेड 2, तो हम दवा का उपयोग करते हैं, और उससे ज्यादा 3rd और 4th अगर स्टेज है तो फिर ऑपरेशन की नौबत पेशेंट को आ सकती है। आजकल ये भी देखा गया है कि जो युवाओं की जो जीवन शैली है, जिसमें जंक फूड ज्यादा ले रहे हैं, जो जिनके एक्सरसाइज कम है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जैसे लोगों की है, इवन जिम में जाते तो स्टेरॉइड्स और प्रोटीन पाउडर ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, तो उसका दुष्परिणाम उनके खासतौर पर हड्डियों पे किस तरह से, तो उस बारे में बताइए। अब ऐसा है कि ये सब जंक फूड खाने से अपने शरीर में जो हड्डियां रहती उसको कैल्शियम की ज्यादा जरूरी रहती। यूजुअली ये लोग ऐसे कैल्शियम का इंटेक नहीं करते हैं, ये जंक फूड खाते हैं, उसके बाद में प्रोटीन पाउडर बहुत ज्यादा खा लेते हैं। तो प्रोटीन पाउडर ये जो अभी अपने को वेव प्रोटीन करके मिलती है जिम में, वो अपना मसल ये बढ़ाने के लिए जो भी यंगस्टर से प्रोटीन पाउडर लेते हैं, उसमें किडनी सीरम क्रिएटिनिन उनकी ज्यादा बढ़ जाती है। कैल्शियम का प्रमाण एकदम कम हो जाने की वजह से उनको ये तकलीफ आना चालू हो जाती है। कैल्शियम की डिफिशियंसी तो होती है, लेकिन जो सनलाइट एक्सपोजर है वो कितना मायने रखता है, उस बारे में बताइए। अपने यहाँ पे इंडियन इसमें ज्यादातर लोग, लड़कियां बोलो या औरत बोलो या फिर अपन लोग बोलो, तो ये अपना स्किन एक्सपोजर रहता ही नहीं है, पूरे कपड़े पहन के रहते हैं, और ये जो अल्ट्रा वेव रहते सन के, जो डायरेक्ट स्किन में एब्जॉर्ब होते हैं, वो हो नहीं पाते। इसके कारण विटामिन D3 की कमी हो जाती है अपने हड्डियों में। इसलिए हम ज्यादातर की देखते हैं कि विदेशी में अपन जो देखते हैं कि बहुत कम कपड़े पहनते हैं,
तो उसका रीजन यही रहता कि उनको सन एक्सपोजर ज्यादा मिले, ज्यादा लाइट अगर मिल जाए तो उनको विटामिन D3 का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाए और उनकी हड्डियां मजबूत हो जाए। ये अपने इसमें इंडियन पॉपुलेशन में नहीं हो पाता। ज्यादातर के हमने ऐसे देखा है कि 100 पेशेंट का अपन विटामिन D3 किए तो लगभग 80% पेशेंट का विटामिन D3 लेवल कम आता है। सर अभी ये भी देखा गया कि जो कुछ युवक ऐसे है युवा जिनमें ज्यादा ओबेसिटी है, जिनका डायबिटीज ज्यादा है, इनमें देखा वेट बेयरिंग जो पर्टिकुलर हड्डी है उसमें भी खोखलापन आते जा रहा है। हाँ। तो आप ये बताइए कि ये ऐसे जो पेशेंट है तो किस तरह का उन लोगों ने ये करना चाहिए? क्या प्रिवेंशन के लिए आपके हिसाब से किस तरह की लाइफस्टाइल? प्रिवेंशन के लिए ये लोगों ने ओबेसिटी का जो हार्मोनल प्रॉब्लम रहता है उसकी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए कि अपने ओबेसिटी क्यों बढ़ रही है। तो उन्होंने उनके जानकार डॉक्टर को बताना बहुत जरूरी है, जो हार्मोन का काम करते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोलते हैं। एक तो उनको कंसल्ट भी करना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पाते ये लोग अपना जो वेट बढ़ते रहता है उसके तरफ ज्यादा ख्याल ही नहीं रखते, खाने पीने में कोई परहेज भी नहीं रखते हैं। तो इनको एक्सरसाइज और डाइट ये बहुत जरूरी है जिसके तरफ वो बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। तो इसके कारण इनको ये प्रॉब्लम आते हैं, वेट बढ़ते ही रहता है, एक्सरसाइज नहीं रहती, हड्डियों के ऊपर पूरा बॉडी वेट आते रहता है और वो कमजोर रहती, क्योंकि ये विटामिन D3 और कैल्शियम की इंटेक भी इनकी बहुत कम रहती है। सर जो लोग अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं तो ऐसे लोगों में एविस्कल नेक्रोसिस जिसको बोलते हैं, हिप और जो नी है उस पर कितने इफेक्ट होने के चांस होते हैं? जैसे कि आपने बोला अल्कोहल, तो अल्कोहल एक बहुत बड़ा कारण है अवास्कुलर नेक्रोसिस फीमोरल हेड होने के लिए। वैसे ही दूसरा एक इम्पोर्टेंट कारण है स्मोकिंग। बहुत ज्यादा स्मोकिंग और बहुत ज्यादा अल्कोहल लेने से भी ये फीमोरल हेड को जो अपना ब्लड सप्लाई होता है वो कम होता है। इसके कारण अल्कोहल और स्मोकिंग ये तो अवास्कुलर नेक्रोसिस के लिए बिल्कुल दुश्मन है। शहर विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक डॉक्टर भजनी सर आपको लाइव देख रहे हैं। इवन आपका फोन नंबर और आपका एड्रेस हमारे स्क्रीन पर रोल आउट हो रहा है, उसे देख के हमारे दर्शक आपसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो डॉक्टर भजनी सर आप चलते चलते हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि जो अभी पर्टिकुलरली जो एविस्कल नेक्रोसिस का जो एक फियर फैक्टर लोगों के मन में घूम रहा है, खासतौर पर यंगस्टर्स में, तो उन लोगों की एक तरह से लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, क्या उसके प्रिवेंशन के कदम है और किस तरह से आप लोग डायग्नोसिस करते हैं उस बारे में बताइए। मैं तो सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि अवास्कुलर नेक्रोसिस एक अच्छी बीमारी नहीं है। ज्यादातर के अपने को प्रिवेंशन बोला तो अल्कोहल लेना नहीं है, स्मोकिंग करना नहीं है। जिनको ऑलरेडी कोरोना हुआ है उनको अगर अपने हिप जॉइंट में अगर तकलीफ होती है तो अपने तज्ञ डॉक्टर को, ऑर्थोपेडिक सर्जन को जल्द से जल्द बताएं। अपना इलाज जितने जल्दी वो कर पाएंगे उतना सर्जरी करने की जरूरी नहीं पड़ सकती है। लेकिन अगर उसके तरफ उन्होंने नजरअंदाज कर लिया तो फिर उनका एड तो इसी पे है कि उनको जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ सकता है। इसलिए मेरा सभी दर्शकों से ये विनती है कि अगर आपको कोई भी जॉइंट में तकलीफ है तो अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को जरूर जल्दी से जल्दी बताएं, ताकि आपकी जो बीमारी की प्रोग्रेस है वो जल्दी से जल्दी कम हो जाए। सर जैसे कि आपने बताया कि एविस्कल नेक्रोसिस जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में है उसकी रिकवरी हो सकती है मेडिसिन के जरिए। हाँ। तो आप ये भी बताइए जो थर्ड और फोर्थ स्टेज में जब जाता है ये बीमारी, तो आप ये बताइए तो उसमें भी एक प्रिजर्वेशन का भी रास्ता रहता हिप सेविंग सर्जरी का, तो वो कुछ है क्या उसके लिए? उसमें ऐसा है कि स्टेज 3 में अगर अपने हेड की गोलाई यानी जो फीमर का हेड रहता वो अवास्कुलर है लेकिन उसकी गोलाई अगर मेंटेन है तो एक कोर डिकम्प्रेशन करके एक छोटा सा ऑपरेशन रहता जिसमें 2 छेदे कर देते हैं हम। उसके कारण वो छेदे करने के कारण उसका जो मेडुलरी प्रेशर रहता वो कम हो जाता और खून का जो सप्लाई रहता वो, खैर ये तो नहीं बोल पाऊंगा मैं कि 100% चालू होगा, लेकिन एक अपना ये जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के पहले वाला एक ये उपयोग है जिसके कारण काफी पेशेंट को राहत मिलती है और जॉइंट रिप्लेसमेंट करने से पेशेंट बच जाता है। दूर दराज के दर्शक डॉक्टर रविंद्र भजनी सर आपको लाइव देख रहे हैं। हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि यदि वे आपके भजनी फ्रैक्चर ऑर्थोपेडिक क्लिनिक में यदि वे विजिट करते हैं
तो आप ये बताइए कि आर्थो रिलेटेड किस तरह के आपकी स्पेशलिटी यहाँ पे या मॉडर्न इक्विपमेंट अवेलेबल उस बारे में बताइए। नहीं, अभी तो ऐसा है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट ये सर्जरी है, स्पेशलाइज सर्जरी है। हर कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन वो करेंगे ऐसे नहीं है। इसके लिए एक अच्छा बड़ा सेटअप चाहिए और वो हर कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन जहां पे भी लैमिनार फ्लो है और ओटी अच्छे है वहां पे ये ऑपरेशन कर सकते हैं। खैर अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी निकला हुआ है कि वह जो इम्प्लांट उसके जो पहले बहुत ही ज्यादा महंगे थे वो अभी गवर्नमेंट के इसके यानी उसमें गवर्नमेंट ने अपना ये करके वो जो इम्प्लांट है वो थोड़े बहुत सस्ते भी किए, तो अभी सर्जरी की कॉस्ट भी पहले के हिसाब से कम हो गई। ऐसे लोग जो हिप एंड नी सर्जरी करवाना चाहते हैं तो एक कंफ्यूजन रहता है कि कन्वेंशनल बेटर रहता है या नेविगेशन वाली बेटर रहती है, तो आप ये बताइए कॉस्ट फैक्टर भी क्या रहता है और उसको रिलीफ कितने दिनों में मिलता है उस बारे में। नहीं, इसमें ऐसा है कि नेविगेशन सर्जरी हमेशा अच्छी रहती है, लेकिन नेविगेशन अपन नी सर्जरी के लिए ज्यादा यूज करते, हिप सर्जरी के लिए बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। लेकिन अब ऐसे बात है भैया कि आप 5 स्टार होटल में जाओगे तो आपका खर्चा बढ़ेगा, जितनी बड़ी आप नेविगेशन के तरफ जाओगे तो आपका खर्चा नॉर्मल इससे बढ़ने ही वाला है। तो लेकिन जो रेगुलर सर्जरी करते हैं, खैर नेविगेशन करने वाले जो भी सर्जन है तो वो तो अच्छा नेविगेशन के जरिए ऑपरेशन अपना और परफेक्शन लेवल ज्यादा आ जाता है उससे। जैसे कि डॉक्टर भजनी सर आपने हमारे दर्शकों को बताया क्या फैक्ट्स है क्या मिथ्स है, पूरा क्लियर बताया। हिप एंड नी के बारे में काफी कंफ्यूजन था दर्शकों के मन में, आपने परामर्श किया हमारे चैनल के साथ, उसके लिए आपका धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद। ओके।